गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव और आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि अभी तक हम लोगों ने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को देखा है। आज हम सभी देखेंगे कि जो प्रोफेशनल एथिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्या होते हैं और किस तरीके से हम प्रोफेशनल एथिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं एक ही वीडियो में। तो आज आपका महामैराथन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का, जिसमें हम सभी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के लिए या आपके PCSJ के लिए या एडवोकेट के लिए या कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, सभी इसमें हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसे 1K तक पहुंचाने के लिए मेरी सहायता करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर्स आज का प्रोफेशनल एथिक्स और एडवोकेट एक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है। ठीक है, कि प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है या उससे आप समझते क्या हैं। तो प्रोफेशनल एथिक्स वी मीन्स, जिसका हम सीधा सा मतलब समझते हैं। क्या मतलब समझते हैं बेटा? वे मीन्स जिसका हम सीधा सा मतलब समझते हैं रूल ऑफ कंडक्ट पार्ट pertaining टू द पार्टिकुलर क्लास ऑफ ह्यूमन एक्शंस ऑफ द पार्टिकुलर प्रोफेशंस। मतलब हर एक व्यक्ति इस संसार में जो है वह अलग अलग प्रकार के अपना प्रोफेशन करते हैं और उन्हें पूरी तरीके से वो सहायता भी प्रदान की जाती है किसी भी वर्क को करने के लिए। द टर्म इथिक्स, जो इथिक्स वर्ड है जिसका सीधा सा मतलब होता है साइंस ऑफ मोरल। मतलब साइंस ऑफ मोरल्स की बात करें तो इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ फिलोसॉफीज विच इज ओनली कॉन्सर्न्ड with humans characters and conduct, so it is purely a moral science। सीधा सा मतलब है एथिक का मतलब होता है साइंस। साइंस प्रोफेशनल मतलब होता है लोगों के वर्क का या लोगों के कामों का। मतलब हर एक व्यक्ति का अलग अलग प्रोफेशनल होता है, हर एक प्रोफेशन होता है और वो सब किसके अंतर्गत होता है, किसके इंक्लूडिंग होता है, आपके साइंस के इंक्लूडिंग होता है। एंड लीगल इथिक्स, और जो लीगल इथिक्स है इज दैट बॉडी ऑफ द रूल्स एंड द पार्टी प्रैक्टिस विच डिटरमाइंस द प्रोफेशनल कंडक्ट्स ऑफ लॉयर्स। मतलब यह जो लीगल इथिक्स है वो आपका सिर्फ किसको कंडक्ट करता है, किसी भी लॉयर्स को। इट इज रिटन कोड्स ऑफ कंडक्ट इट इज रिटन कोड्स टेनिंग टू द डिग्निटी ऑफ द लीगल प्रोफेशंस एंड द डेवलपमेंट्स ऑफ द cordial relations between persons connected with the legal professions। मतलब यह उन सभी व्यक्तियों को इंडिकेट करता है जो अपना प्रोफेशन कंडक्ट करते हैं एज ए लीगल। ठीक है, हाई ऑर्डर ऑफ द प्रोफेशनल एथिक्स इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लीगल प्रोफेशंस। मतलब कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होते हैं किसी भी लीगल प्रोफेशन के। अब जरा इसको हम एक केस के माध्यम से समझ लेते हैं कि आपका इलस्ट्रेशन क्या क्या कहता है या इस केस में किस तरीके से कंडक्ट होता है किसी भी व्यक्ति के एथिक्स को लेकर के। तो आपका एक बहुत ही छोटा सा और एक सरल सा आपका उदाहरण है KV कृष्ण स्वामी अय्यर का एक केस था। इसमें मिस्टर कृष्ण स्वामी अय्यर का मानना है कि एन इमिनेंट्स एडवोकेट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, मतलब एक इमिनेंट एडवोकेट था मद्रास का हाई कोर्ट का, वाइल एड्रेसिंग अ डिस्टिंग्यूश्ड गैदरिंग्स ऑफ एडवोकेट्स हैड वन सेड। तो सभी को उसने कहा कि डिस्टिंग्यूश्ड एग्रेस्ट करते हुए कि इन योर डीलिंग्स इन एंड आउटसाइड द कोर्ट्स, मतलब जब भी आउटसाइड ऑफ द कोर्ट्स आप काम करते हो, यू शुड ऑलवेज हियर इन योर माइंड, आप हमेशा अपने मन की विचार सुनते हो या उसे धारण करते हो। दैट एवरी मेंबर्स ऑफ द बार्स इज द ट्रस्टीज फॉर द ऑनर्स एंड प्रेस्टिज ऑफ द प्रोफेशंस एज अ होल। मतलब सब मिला करके सभी लोग एक ही प्रैक्टिस करते हो जिसे हम प्रोफेशन कहते हैं। इसमें एक व्यक्ति हैं जिसमें केस था आपका, बहुत ही सुंदर सा केस था जिसमें हंसराज चौगनी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था। वह ईयर 1996 की बात है। इसमें होता क्या है बेटा, जो ये केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीगल प्रोफेशन इज द प्रोफेशंस ऑफ द ग्रेट ऑनर्स। मतलब जो लीगल प्रोफेशन है वो एक ग्रेट ऑनर्स का प्रोफेशन है, क्योंकि हर कोई मतलब किसी प्रकार से केस लड़ नहीं सकता। सिर्फ कौन लड़ सकता है? एज ए लीगल प्रोफेशंस के लोग। एंड कोर्ट और फिर क्या हुआ, ड्यू टू बिंग्स द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट्स, और इस कारण जो ऑफिसर ऑफ कोर्ट थे, द एडवोकेट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन्स रिस्पेक्ट्स एटीट्यूड्स, और इस कारण कोर्ट ने कहा कि हर एक एडवोकेट को अपने रिस्पेक्ट और एटीट्यूड को बचा कर रखना चाहिए। एंड टुवार्ड द कोर्ट और इन माइंड्स, अपने कोर्ट को माइंड में रखते हुए, एंड द विच इसेंशियल्स फॉर द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट्स, और
डिग्निटी ऑफ द कोर्ट को लेते हुए एंड द सर्वाइवल्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सोसाइटी, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बचाते हुए, सर्वाइव करते हुए। आगे बात करते हैं हम लोग कि एडवोकेट की बात की गई बार बार कि मतलब जो एडवोकेट लीगल एडवाइसी करते हैं वही सब क्या है, वही सब लीगल प्रोफेशंस कहलाते हैं, प्रोफेशनल एथिक। तो अब बात कर लेते हैं कि एडवोकेट होते क्या हैं, या एडवोकेट होता क्या है, या एडवोकेट किसे कहते हैं, या क्यों ऐसा प्रावधान है कि सिर्फ कोर्ट के में जितने भी कंटेम्प्ट हैं, जो भी वर्क हैं, वो सिर्फ कौन कंडक्ट कर सकता है, कोई एडवोकेट ही कर सकता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, हु इज एडवोकेट? एडवोकेट कौन है? एडवोकेट इज ए पर्सन ऑथोराइज्ड टू अपीयर इन द लिटिगेशंस ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टी, मतलब ऑथोराइज किया जाता है किसी भी लीगल एक्शन के लिए। एन एडवोकेट शुड पासेस अ लॉ डिग्री, मतलब किसी भी एडवोकेट के पास हमेशा लॉ डिग्री होनी इंपॉर्टेंस है। एंड इज इनरोल्ड विद द बार काउंसिल, और वह बार काउंसिल में क्या हो, इनरोल्ड हो, नामांकन हो। मतलब यदि कोई एडवोकेट है और यदि उसका बार काउंसिल में इन्वॉल्व नहीं है तो वो कोई एडवोकेट नहीं है। एज प्रेस्क्राइब बाय द एडवोकेट एक्ट 1961, जैसा कि 1961 के एडवोकेट एक्ट में बोला गया है कि वही व्यक्ति आपका होगा एडवोकेट जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में ऑथोराइज हो और उसे लीगली प्रेस्क्राइब्ड किया गया हो। एंड एडवोकेट्स आर द ओनली क्लास ऑफ द पर्सन्स लीगली इनटाइटल्स टू द प्रैक्टिस लॉ, और वह इनटाइटल प्रैक्टिस लॉ को कर रहा हो। द एडवोकेट डज एडवोकेसी, मतलब एडवोकेट अपना एडवोकेसी कर सकता है किसी भी कोर्ट में, चाहे आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट हो, चाहे आपका लीगल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में। एडवोकेसी मीन्स गेटिंग सपोर्ट्स फ्रॉम अनदर पर्सन्स टू हेल्प योर एक्सप्रेस योर व्यूज एंड द विशेज एंड द हेल्प योर स्टैंड्स अप योर राइट्स। मतलब एडवोकेसी का मतलब इतना होता है कि आप दूसरे व्यक्तियों को सहायता दीजिए उसे अच्छा देखने के लिए, अच्छा सुनने के लिए, या उसे पूरी तरीके से शुद्ध भाव रखने के लिए। इसके आपको उसके जितने भी राइट्स हैं उसको उसे दिलाने के लिए आप एडवोकेसी करते हो। अब अगला बात कर लेते हैं कि एडमिशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एन एडवोकेट क्या होता है, किस तरीके से कोई एडवोकेट अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, या किस तरीके से कोई एडवोकेट अपना एडमिशन करा सकता है। द पर्सन मस्ट बी सिविलाइज्ड इन इंडिया, मतलब कोई व्यक्ति जो इंडिया का सिविलाइज हो, सिटीजन हो। एंड द पर्सनस मस्ट बी कंप्लीट द एज ऑफ 21, मतलब कम से कम उसका उम्र 21 साल का हो। द पर्सन मस्ट ऑब्टेन्स अ लॉ डिग्री, और कम से कम उस व्यक्ति के पास लॉ की डिग्री होनी आवश्यक है। The person has to fulfill the others requirements and the conditions specified in the rules made by the State Bar Council, या स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जो भी रूल बनाई जाती है उसके तहत वह पूरी तरीके से स्पेसिफाइड हो और उसकी कंडीशन को पूर्ण कर रहा हो। तो कंक्लूजन में देख लेते हैं। कंक्लूजन में एडवोकेसी इन लॉ के भाषा में एक पर्सन होता है जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होता है किसी भी फील्ड के लिए, द केसेस के लिए। एंड अदर इन द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब किसी भी कोर्ट में अब किसी की सुनवाई करने के लिए लॉ होता है या ट्रायल करने के लिए तैयार होता है। एज ए टेक्निकल टर्म्स एडवोकेट इज यूज्ड मेनली इन दीज लीगल सिस्टम्स दैट डिराइव्स फ्रॉम द रोमन लॉ, मतलब सीधा सा लीगल सिस्टम से जुड़ा हुआ जो भी वर्क करता है वो एडवोकेट कहलाता है। अब जरा बात कर लेते हैं एडवोकेट की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं टुवर्ड द कोर्ट को लेकर के, मतलब कौन कौन से ड्यूटीज़ हैं जो कोर्ट को लेकर के आपका एडवोकेट का लीगल सिस्टम्स चलता है। तो सबसे पहला है आपका कुछ इंपॉर्टेंट से ड्यूटीज हैं टुवर्ड द कोर्ट। सबसे पहला है एक्ट इन द डिग्निफाइड्स मैनर्स, मतलब आपको डिग्निफाइड्स मैनर्स के तहत वहाँ कोर्ट में वर्क करना होता है। जैसे कि ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ हिज केस, अपने केस के प्रेजेंटेशन के टाइम पर, एंड आल्सो वाइल एक्टिंग बिफोर अ कोर्ट, और जैसा कि आप कोर्ट के समक्ष अपना वर्क कर रहे हो, ठीक है, कोर्ट के समक्ष अपना वर्क कर रहे हो। एंड एन एडवोकेट शुड एक्ट इन द डिग्निफाइड मैनर, उसे हमेशा अपने डिग्निफाइड मैनर में वर्क करना पड़ेगा। सेकंड है रिस्पेक्ट द कोर्ट, मतलब आप कहीं भी हो तो वहाँ आपको क्या चाहिए, आपको कोर्ट को रिस्पेक्ट करना आवश्यक है। एन एडवोकेट्स हैज़ टू बियर इन माइंड, एक एडवोकेट को अपने माइंड में बात रखनी चाहिए दैट की द डिग्निफाइड्स एंड द रिस्पेक्ट्स मेंटेनेंस टुवर्ड्स द जुडिशियल ऑफिसर्स एंड द एसेंशियल्स फॉर द सर्वाइवल्स ऑफ द प्री कम्युनिटी, मतलब जो आपके एडवोकेट हैं उन जो भी एडवोकेट हैं आपके, उन सभी को चाहिए कि वो हमेशा रिस्पेक्ट करें किसी भी कोर्ट के निर्णय को, किसी भी कोर्ट की बातों को। एंड थर्ड है नॉट कम्युनिकेट इन प्राइवेट, मतलब किसी प्रकार से वो कम्युनिकेट ना करें किसी भी प्राइवेट प्लेस पे किसी भी जजेस से या किसी भी एनी मैटर को लेकर के, ठीक है। फोर्थ
रिफ्यूज टू एक्ट इन द इलीगल मैनर्स टुवार्ड द पोजिशंस, मतलब वह किसी भी इलीगल मैनर्स पर कोई भी एक्ट ना करें और वह हमेशा किसी भी पोजीशन को पाने की इच्छा ना रखें। फिफ्थ है अपीयर्स इन प्रॉपर ड्रेस कोड्स, मतलब सभी को एक ड्रेस कोड अपीयर्स में किया जाता है। जैसे कि आपका यदि पर्सन है, कोई मैन है, तो मैन को हमेशा ब्लैक पैंट वाइट शर्ट अलॉट किया जाता है और साथ में एक कॉलर्स, ठीक है। नॉट टू बी वियर्स बैंड्स और ग्राउंड्स इन द पब्लिक प्लेस, मतलब उन्हें यह भी होता है कि वह कभी भी किसी भी पब्लिक प्लेस में किसी प्रकार का गाउन या किसी प्रकार का बैंड्स नहीं पहनेंगे, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें नहीं पहनेंगे जिससे आपके एडवोकेट का अवमानना हो या उसकी बुराई हो। 7 नंबर, रिफ्यूज टू अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द रिलेशनशिप्स, मतलब आप किसी भी रिलेशनशिप में यदि हैं, मतलब आपका साथी हो गया या आपके आसपास के लोग हो गए जो आपका केस देख रहे हैं, अगर ऐसा बात है तो आप सभी के पास इम्पार्शियली तरीके से क्या करोगे, जज करोगे और सभी का हमेशा न्याय की बात ही करोगे। 8 की बात करें तो नॉट अपीयर्स इन द मैटर्स ऑफ पेक्यूनियरी इंटरेस्ट, मतलब किसी में आप फाइनली तरीके से कोई पेक्यूनियरी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे किसी कंपनी को लेकर। 10 नंबर, नॉट स्टैंड्स एज श्योरिटी फॉर द क्लाइंट्स, मतलब क्लाइंट्स को कभी भी किसी प्रकार से आप धोखा नहीं दोगे। एंड नॉट रिप्रेजेंटेड इस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ विच ही इज अ मेंबर्स, और आप उसके मेंबर्स होने के कारण कभी भी कोई इस्टेब्लिश रिप्रेजेंट नहीं करोगे। अगला है रिफ्यूज टू रिप्रेजेंट्स क्लाइंट्स हु इंसिस्ट ऑन यूनिफायर्स मीन्स, ठीक है। तो आप ये सब समझ गए होंगे। अब जरा बात कर लेते हैं कि एडवोकेट के क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं क्लाइंट को लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहली ड्यूटीज़ होती है नॉट विड्रॉ फ्रॉम सर्वाइव्स, मतलब कभी भी उसके बचाव को लेकर के विड्रॉ नहीं करेगा। नॉट अपीयर्स इन द मैटर्स वेयर्स द हिमसेल्फ इज अ विटनेस, मतलब वो वहाँ पर कभी दिखाई नहीं देगा जहाँ पर वो खुद एक विटनेस है। फुल एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर्स टू क्लाइंट, मतलब फुल और फ्रैंक रहेगा किसी भी अपने क्लाइंट को लेकर के, किसी भी अपने प्लेंटिफ और डिफेंडेंट को लेकर के। फोर्थ, अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, मतलब क्लाइंट के जो भी इंटरेस्ट है उसे हमेशा अपहोल्ड करेगा, उसकी बातों पर खरा उतरेगा। फिफ्थ, नॉट सप्रेस मटेरियल्स और एविडेंस, मतलब किसी प्रकार से मटेरियल और एविडेंस को लेकर के सप्रेस नहीं करेगा। एंड नॉट डिस्क्लोज द कम्युनिकेशंस बिटवीन क्लाइंट एंड हिमसेल्फ, और कभी भी अपने और क्लाइंट के बीच में बातें बंद नहीं करेगा। 7, एन एडवोकेट शुड बी अ पार्टी टू स्टेयर्स अप द इंस्टीट्यूट लिगेशंस, ठीक है। 8, एडवोकेट शुड नॉट एक्ट इन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ एनी पर्सन्स अदर दैन द हिज क्लाइंट्स ऑफ क्लाइंट्स ऑथोराइज एजेंट्स, मतलब क्लाइंट्स ऑथोराइज के एजेंट से वो कभी भी दूसरे व्यक्तियों से बात नहीं करेगा अपने क्लाइंट को छोड़ करके। एंड 9 नंबर, नॉट चार्ज डिपेंडेंट्स ऑन सक्सेस ऑफ मैटर्स, मतलब सक्सेस ऑफ मैटर्स हो गया, जैसे मान लो कोई केस जीत गया तो इस अवस्था में वो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा। 10, नॉट रिसीव इंटरेस्ट ऑफ द एक्शनेबल्स क्लेम्स, मतलब किसी प्रकार के एक्शनेबल क्लेम्स होता है तो वहाँ किसी प्रकार से आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं लोगे। 11, नॉट बाइट्स और परचेस प्रॉपर्टी अराइजिंग्स ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब लीगल प्रोसीडिंग के तहत आप कोई भी चीज़ खरीद और बेच नहीं सकते। 12, नॉट एडजस्ट द फीस अगेंस्ट पर्सनल लाइबिलिटीज, मतलब पर्सनल लाइबिलिटीज के तहत आप कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लोगे। 13, एन एडवोकेट शुड नॉट मिसयूज, कोई एडवोकेट अपना मिसयूज नहीं करेगा किसी भी चीज़ को लेकर के। एंड टेकन एडवांटेज ऑफ द कॉन्फिडेंस रिपोर्टेड हिम इन द क्लाइंट्स। 14, एडजस्ट फीस आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग के बाद वो अपना एडजस्ट फीस कर सकता है। 15, एंड एडवोकेट शैल नॉट इंटर्स इनटू एग्रीमेंट्स वेयर एज द फंड्स ऑफ द हिज बॉन्ड हैंड्स आर द कन्वेक्टेड हिम लोन्स। एंड 6, नॉट लेंड्स मनी टू हिज क्लाइंट्स, मतलब वह अपने क्लाइंट से प्रति कोई मनी की आशा नहीं करेगा। 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, राइट्स ऑफ एन एडवोकेट्स और अ लॉयर, मतलब एक लॉयर या एडवोकेट के क्या क्या राइट्स होते हैं। तो इंडिया एडवोकेट्स एक्ट गवर्नर जो गवर्न करता है कि किसी भी एडवोकेट के एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत कि क्या क्या उसके पास आपके राइट्स होंगे। राइट टू प्री ऑडियंस, प्री ऑडियंस मतलब होता है कि कहीं भी प्रिविलेज ऑफ द प्री ऑडियंस कर सकता है, कॉन्टेंट्स अंडर सेक्शन 23 के तहत वो कहीं भी सुनवाई कर सकता है। एंड द अटॉर्नीज जनरल ऑफ इंडिया हैज़ राइट्स टू प्री ऑडियंस ओवर ऑल अदर्स एडवोकेट्स, मतलब सभी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यह सर्वाइव करता है कि वह कहीं भी जाकर के सुनवाई कर सकता है 23 के अकॉर्डिंग।
राइट टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन, मतलब उसे राइट है किसी भी प्रोफेशन को प्रैक्टिस करने का 19(1) के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट जो कहता है आपको कि आप कोई भी वर्क कर सकते हो, किसी से सभी को हर एक काम करने के लिए स्वतंत्रता है। और ये आपका अंडर सेक्शन एडवोकेट एक्ट 30 में भी दिया गया है। आगे बात करते हैं राइट अगेंस्ट अरेस्ट, मतलब किसी प्रकार से अरेस्ट होने के प्रति उसके पास राइट्स है, जिसमें सेक्शन 135 के तहत ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड्स कहता है कि इफ़ स्टेट्स द कंडीशंस अंडर विच एन एडवोकेट कैन नॉट बी अरेस्टेड इन द एनी सर्कमस्टेंसेस, मतलब किसी भी सर्कमस्टेंसेस में किसी भी एडवोकेट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। 5 की बात करें तो राइट टू मीट एक्यूज्ड, मतलब किसी भी एक्यूज्ड को लेकर के क्या क्या होते हैं, तो ये आपका 5 राइट्स है। एडवोकेट राइट्स समझ में आ गया। अब जरा बात कर लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं लॉयर और एडवोकेट के बीच में। तो सबसे पहले लॉयर की बात कर लेते हैं। हु इज लॉयर? तो अ लॉयर इज अ बेसिक टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू एनी पर्सन हु हैज़ अ लॉ डिग्री, मतलब किसी के पास यदि लॉ की डिग्री है तो हमेशा क्या होगा, लॉयर होगा। एंड देयर कैन नॉट बी वेरियस टाइप्स ऑफ लॉयर्स सच एज द एडवोकेट्स, अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर्स, मतलब किसी प्रकार से सॉलिसिटर्स और अटॉर्नी वगैरह नहीं होंगे। एंड एडवोकेट कौन होता है? एडवोकेट वह होता है जो यूजुअली यूज्ड फॉर द लॉयर्स ओनली, एंड देयर इज द पर्सन हु हैज़ कंप्लीट अ लॉ डिग्री एंड द एलिजिबल फॉर स्टैंड द कोर्ट्स एंड बिहाफ ऑफ द हिज क्लाइंट्स, मतलब कोई व्यक्ति यदि कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एडवोकेट है, और यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहा तो वो लॉयर है। अगला, और जो एडवोकेट एक्ट है उसकी डेफिनेशन देता है सेक्शन 2(1) के ए में 1961 का एडवोकेट एक्ट। अब जरा बात कर लेते हैं डिफरेंसेस क्या क्या हैं एडवोकेट और लॉयर में। तो सबसे पहला डिफरेंस कि जो लॉयर है इज वेरी जनरल यूज्ड फॉर डिग्निगेट्स एनी वंस हैविंग लॉ ऑफ डिग्री, मतलब किसी के पास यदि लॉ की डिग्री है तो वो क्या कहलाएगा, लॉयर कहलाएगा। और एडवोकेट एक्ट में बात करें तो उसके साथ उसके पास में लॉ की डिग्री तो होती है, क्या होती है, लॉ की डिग्री तो होती है, लेकिन उसके साथ में वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया में इनरोल्ड होना चाहिए, मतलब उसका जो एडमिशन है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में होना चाहिए, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया डज नॉट रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ लॉयर्स, मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसका कंडक्ट नहीं होना चाहिए, आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें आपका कंडक्ट होना चाहिए, इनरोल्ड होना चाहिए, कंट्रोल्स होने चाहिए। थर्ड, लॉयर डज नॉट हैव कोर्ट रूम्स एक्सपीरियंस एंड द मोस्टली हैव एकेडमिक एक्सपीरियंस, मतलब उसके पास सिर्फ एकेडमिक एक्सपीरियंस होता है लॉयर के पास, लेकिन जो एडवोकेट होते हैं उनके पास आपका कंडक्ट केस के इफेक्टिवली आपके एविडेंस और उसके कोर्ट रूम के एक्सपीरियंस भी होते हैं एडवोकेट के पास, और लॉयर के पास यह नहीं होता। 4 की बात करें तो लॉयर कैन इंगेज देमसेल्व्स इन एनी बिजनेस ऑफ प्रोफेशंस, मतलब लॉयर किसी भी प्रोफेशन में अपने आप को इंगेज कर सकता है, बट एडवोकेट कैन नॉट इंगेज देमसेल्व्स इन एनी बिजनेस ऑफ प्रोफेशंस, मतलब लेकिन एडवोकेट कभी भी अपने किसी प्रोफेशन में इंगेज नहीं कर सकता। फिर भी वह अपने स्लीपिंग पार्टनर्स के तहत कोई भी फर्म या बिजनेस डाल सकता है। अगला, लॉयर कैन बी इन्वॉल्व इन फुल टाइम्स एकेडमिक्स एक्टिविटीज सच एज टीचिंग, मतलब लॉयर किसी प्रकार से आपका टीचिंग का काम कर सकता है, बट एडवोकेट्स आल्सो इंगेज हिमसेल्फ द एकेडमिक एक्टिविटीज बट नॉट एज फुल टाइम, मतलब एडवोकेट कभी भी अपने आप को फुल टाइम एकेडमिक में डाल नहीं सकता। आगे, व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ बेंच, बेंच की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं, मतलब कोई अगर कोर्ट हो गया तो उसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। तो एडवोकेट प्रेजेंट एट द केस बिफोर द कोर्ट आफ्टर कलेक्टिंग मटेरियल्स रिलेटेड टू द केसेस एंड दस हेल्प द कोर्ट्स ऑफ अरेंजिंग एट द जजमेंट, मतलब विभिन्न प्रकार के चीज़ों को जब वो इकट्ठा करके आपके एडवोकेट लाते हैं और वह केस कोर्ट में जाता है जज के लिए, तो वह सब इम्पार्शियल होते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि जब आपके परफॉर्म करते हैं तो वहाँ कौन कौन सी ड्यूटीज होती है किसी भी जजमेंट की, बेंच ऑफ जजेस की। तो सबसे पहला पेशेंस हियरिंग, मतलब किसी भी यदि जज है, कोई भी यदि जज है तो उसे सबसे पहले किसी भी चीज़ को सुनवाई करने से पहले शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक उस चीज़ को सुनना चाहिए और एडवोकेट की बातों को समझना चाहिए। इम्पार्शियलिटी, मतलब किसी प्रकार से आपके अंदर इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, किसी प्रकार से आप मतलब न्यायिक होनी चाहिए, किसी प्रकार से आपके अंदर कोई चीटिंग की भावना नहीं होनी चाहिए। अगला, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूस, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूस में क्या होता है कि इसमें आप कोर्ट के चल रहे केस के दौरान इन सच केसेस
प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट शुड बी डन बाय द कोर्ट, मतलब किसी प्रकार से आप इंटरप्रिटेशन कोर्ट में कर सकते हैं। चौथा, एडवोकेट्स ऑफ अनरीजनेबल्स अनरीजनेबल्स एंड्योरमेंट्स, मतलब विदाउट रीजनेबल्स ऑफ सफिशिएंट ग्राउंड्स केस सेल नॉट बी एडजोर्ड। ठीक है, तो सब क्या है, एडवोकेट एंड्योरमेंट्स। फिफ्थ नंबर, स्पीडी डिस्पोजल्स, मतलब किसी भी केस को यदि सुनवाई चल रही है तो उसका सबसे कम समय होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। और अगला है एवॉइडिंग्स हार्श कमेंट्स, मतलब कौन कौन से ऐसे हार्श कमेंट्स होते हैं जो आपके सर्वाइव करते हैं। सातवां है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी मतलब किसी प्रकार से आप पार्शियल होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के जिसमें आप इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी कहलाता है। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है और हमारे पास कंटेंट ज़्यादा है। अगला है व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन बार एंड बेंच, मतलब बार और बेंच के बीच क्या आपके रिलेशनशिप होते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। बेंच एंड बार रिलेशनशिप की बात करें तो बेंच एंड बार रिलेशनशिप्स आर टू आर्म्स ऑफ द सेम जुडिशली मशीनरी, मतलब एक ही जुडिशली मशीनरी के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं आपके बेंच और बार, जो आपके ह्यूमर्स रूप से एक जस्टिस का काम करता है और कोई एक जस्टिस दिलाने का काम करता है। The lawyer have to assist the courts of the administrations of the justice for which they have to consult the cases laws and the hereby help the courts to arrest the person's decisions of cases, मतलब जो किसी प्रकार को यदि किसी व्यक्ति को अरेस्ट करके लाया जाता है, अराइव कराया जाता है कोर्ट में, तो वह क्या करते हैं, केस को रिवर्व करते हैं और इस तरीके से रिक्वायरमेंट्स के तहत वो सेल्फ रिस्पेक्ट के तहत उस केस को लड़ते हैं। सबसे पहला चीज़ जरा हम लोग पढ़ लेते हैं कॉन्टेम्प्ट क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट है आपके पेपर कॉन्टेम्प्ट। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट। सिविल कॉन्टेम्प्ट एंड क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। सिविल कॉन्टेम्प्ट जो है वो सेक्शन 2B के कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत अकॉर्डिंग 1971 में दिया गया है। एंड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करें तो वो क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट 2C में है, 2B में आपका सिविल कॉन्टेम्प्ट, 2C में क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट। जो वाइलफुल है डिसओबीडियंस किसी भी जजमेंट को लेकर के जिसमें डिग्री जारी की जाती है, डायरेक्शंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, रिट होते हैं, ये सभी आपका सिविल कॉन्टेम्प्ट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पब्लिकेशंस होता है किसी भी वर्ड को लेकर, स्पीकिंग को लेकर और इन सब चीज़ों को लेकर, तो वो सब क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट कहलाता है। थर्ड की बात करें तो कॉन्टेंट्स लेस सीरियसनेस, मतलब कॉन्टेंट्स जो होते हैं वो सीरियसनेस से कम सीरियसनेस होते हैं, और जो क्रिमिनल कॉन्टेंट होते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म में ऑफेंस होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से उसे सीरियस माना जाता है। सिविल कॉन्टेंट में मेंस रिया काम करता है और इसमें मेंस रिया काम नहीं करता। डिग्री की बात करें तो डिग्री ऑफ प्रूफ्स ऑफ रिक्वायर्ड लेजर टू द क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग, क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट में आपका प्रूफ की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं लेजर्स तरीके से। लेकिन डिग्री ऑफ स्टैंडर्ड्स की बात करें क्रिमिनल में तो वहाँ प्रूफ मोर हाइजर रिक्वायर्स होते हैं। अगला सिविल कॉन्टेंट्स में बी कंसिडर्स एज द क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट, मतलब सिविल कॉन्टेम्प्ट क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट बन सकता है लेकिन क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट कभी भी सिविल कॉन्टेम्प्ट नहीं बन सकता। अगला है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लास्ट क्वेश्चन आज का, कि कोर्ट के कौन कौन से कॉन्टेम्प्ट होते हैं। तो यह दिया गया है सेक्शन 14 में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971, इसमें आपके कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बातें की गई हैं। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज नॉट डिनाइड आइदर द इंडियन पेनल कोड्स और द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड्स, मतलब वह IPC और CRPC के मद्देनज़र होता है। सेक्शन 48 बात करें, जो आपका बाद में ये कोड बनाया गया जिसमें बताया गया कि ऑफेंस जो हैं आपके 175, 178, 179, 180 एंड 228 इंडियन पेनल कोड जो हैं विच आर द नेचर्स ऑफ कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड विच इज ऑफेंस टू कमिटेड इन व्यू ऑफ प्रेजेंस ऑफ द कोर्ट्स, मतलब कोर्ट के समय यदि किसी प्रकार के कोई कॉन्टेम्प्ट किए जाते हैं इन सब धाराओं के तहत वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। एवरी केसेस ऑफ विच द पर्सन इज पनिशमेंट्स similarly for contempt of court and case of the magistrates court should be sent to the district magistrate for the examines, मतलब कोई भी contempt of court करता है तो इसके तहत उसे सज़ा दिए जाती है। तो आज के लिए इतना ही माय डियर फ्रेंड्स, केस लॉ हम बाद में देखेंगे। और आप देख रहे थे लॉ बीम्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।